तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं कक्षा 9th का जो चैप्टर 3 है टिश्यू इन एक्शन उसके इम्पॉर्टेंट नोट्स लेकर आई हूँ दोनों मीडियम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे। कोशिका आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से बने हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। और कोशिका जीवन की सभी आवश्यक क्रियाएं भी करती है। सेल्स परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ। संगठन के स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन। विभिन्न अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। सभी अंग तंत्र मिलकर जीव बनाते हैं, और ये हाईएस्ट जो होता है वो संगठन का स्तर होता है। ऑल ऑर्गन सिस्टम टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक सारे मिलकर बनाते हैं अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र, और फिर बनता है जीव। सेल से बन गया टिश्यू, टिश्यू से बन गया ऑर्गन, ऑर्गन से बन गया ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम करते हैं पादप ऊतक और जंतु ऊतक में अंतर। ठीक है, तो पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे और फिर हम इंग्लिश में से करेंगे। पौधे और जंतु। पौधों की जो में देखा जाए, पौधे स्थिर होते हैं, जंतु गतिशील होते हैं। और क्योंकि ये स्थिर होते हैं तो इनकी कोशिका भित्ति बहुत ही मजबूत होती है, उससे कठोरता और मजबूती देती है। और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं। और जंतु परपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है। पौधे निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, जंतुओं में एक सीमित वृद्धि होती है। पौधों को सहारे के लिए मजबूत ऊतक चाहिए, क्योंकि उनको वर्षा, ताप, सूरज की गर्मी ये सब सहना पड़ता है। जानवरों को गतिशीलता के लिए ऊतक चाहिए होते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है। सेम थिंग रिवाइज इन इंग्लिश। Plants and animals. Plants are fixed, animals are moving. Cell wall is present that provide rigidity and strength. And an animal without cell wall. Autotrophic mode of nutrition होता है, that means they make their own food. Heterotrophic depends upon others for the food. Continuous growth throughout life in plants, but in animal you will see limited growth. They require strong tissue for support, and the animals require tissue for flexibility, ताकि हम हाथ हिला सके, मूवमेंट कर सके, दाएं बाएं घूम सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभाज्योतक। अब विभाज्योतक जैसा नाम से स्पष्ट है, ये सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, और यह पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। देखो, सेल डिवाइड होकर क्या करती हैं? पौधे की लंबाई में वृद्धि करती है, मोटाई में वृद्धि करती हैं, और कटने के बाद अगर इसका ऊपर हिस्सा काट जाए तो पुनः वृद्धि करती है। ठीक है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन गर्थ यानी कि डायमीटर, और रीग्रोथ आफ्टर द कटिंग। अब हम पढ़ेंगे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, विभाज्योतक होता है, उन कोशिकाओं के गुण। पेपर में जरूर आता है, 2 या 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। सेल्स होती हैं ये बहुत स्मॉल इन साइज होती है, कोशिकाओं का आकार छोटा होता है। लार्ज न्यूक्लियस होता है, नाभिक बड़ा होता है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है। सघन कोशिका द्रव्योतक क्यों होता है? क्योंकि उनको डिवाइड करना होता है। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। क्यों होते हैं वैक्यूल्स एब्सेंट? क्योंकि बड़े वैक्यूल होंगे तो सेल को डिवाइड करने में भी मुश्किल होगी। रसायनियां जो होती हैं अनुपस्थितियां बहुत छोटी होती हैं। सेल्स आर टाइटली पैक्ड, नो इंटरसेलुलर स्पेस इज सीन। कोशिकाएं घनी होती हैं और सघन होती हैं, यानी अंतर कोशिकीय स्थान जो होता है वो बहुत ही कम होता है या नहीं के बराबर होता है। और ये कोशिकाएं रैपिड सेल डिवीजन करती हैं, तेजी से विघटित होती हैं, नई सेल्स बनाती हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर मैंने पौधों में पाए जाने वाले 3 प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाज्योतक कहाँ पाए जाते हैं। पहला जो ऊतक होता है ना बेटा, ये होता है एपिकल मेरिस्टेम। ये एपेक्स में पाया जाता है, या तो बिल्कुल पौधे के ऊपरी हिस्से, शूट के ऊपर के भाग में, या रूट की टिप पर। ठीक है, शीर्ष विभाज्योतक कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है वेस्कुलर कैम्बियम, यानी कि ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है, ये मोटाई में वृद्धि करता है, और इसे हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, और जो तीसरा होता है ये होता है इंटरकैरियरी मेरिस्टेम। और इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये घास के ऊपर के हिस्से में काट दूं तो 2 नोड्स के बीच में, इंटरनोड्स पर ये पाया जाता है। अब हम इनका अंतर पढ़ेंगे। पहला जो है विभाज्योतक, इसमें है शीर्षस्थ विभाज्योतक, दूसरा है पार्श्व विभाज्योतक, और तीसरा है अंतस्थ विभाज्योतक। ठीक है,
पहला जैसा मैंने बताया था, ये शीर्ष पर होता है, जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है और इससे लंबाई बढ़ती है, और यह जड़ और तने के शीर्ष पर इसका जो स्थान होता है वो यहाँ होता है। पार्श्व जो विभाज्योतक होता है ये तने या पेड़ के किनारे पर होता है, किनारे मतलब यहाँ चौड़ाई में होता है, और कोशिकाएं जो होती हैं वो वृत्ताकार मतलब इस तरह से डिवाइड जो होती हैं बढ़ती रहती हैं, वृत्ताकार में विभाजित होती हैं, और ये मोटाई में बढ़ाने में सहायक होता है। जो तीसरा होता है इसे हम कहते हैं अंतस्थ विभाज्योतक। ये नोड के ऊपर या इंटरनोड के आधार पर, ये जो जगह होती है ना जहाँ से पत्ती निकलती है नोड, और इनके बीच के स्थान को कहते हैं इंटरनोड। ठीक है, कटने के बाद पुनः वृद्धि करता है और घास जैसे पौधों में पाया जाता है। सेम थिंग वी डूइंग। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम फाउंड एट टिप्स, रूट एंड शूट टिप, हेल्प इन इंक्रीज इन लेंथ। इसको रहने दो। Lateral meristem found in the girth sides of the stem or trunk. Cell divide in ring-like pattern and help in increase in diameter. ठीक है, वृत्ताकार में बढ़ते हैं। Intercalary meristem at the base of internodes and above nodes help in regrowth of cutting and found in plants like grass. जैसे पेड़, ये जो जानवर होते हैं घास खा लेते हैं, थोड़ी बहुत घास फिर रुक जाती है, तो ये intercalary meristem के कारण होता है। नेक्स्ट हम इसी में बात करते हैं, अभी आपने पढ़ा था लेटरल मेरिस्टेम्स, और उसी में ही इस टॉपिक को लेंगे कि आपने देखा होगा लेटरल मेरिस्टेम जो चौड़ाई में बढ़ता है। अब यहाँ पर क्या है, एनुअल रिंग्स। अगर हम पेड़ के स्टेम को काटते हैं तो हमें बहुत सारी रिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। पेड़ के कटे हुए तने में वलय यानी कि रिंग्स दिखाई देती है। रिंग्स लाइक पैटर्न आर सीन इन द ट्रंक ऑफ द ट्री। ठीक है, पेड़ की आयु का अनुमान, ये क्या बताती है पेड़ की आयु। एक्चुअली क्या होता है, आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि जब एक सीज़न होता है, जैसे गर्मी की ऋतु होती है और फिर सर्दी की ऋतु होती है, तो हर ऋतु में एक अलग रिंग बनती है, तो हम इसमें ना रिंग्स को काउंट करके पेड़ की आयु बता सकते हैं। ठीक है, यू कैन एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्री, पेड़ की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। और तीसरी बात, जलवायु परिस्थितियों को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड द क्लाइमेटिक रेंज, क्योंकि अगर जलवायु में परिवर्तन होता है, अगर जैसे मैंने बताया ना कि अगर एक ही जगह पर 2 सीज़न या 3 सीज़न पाए जाते हैं तो रिंग्स भी अलग अलग उसमें बनती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कॉर्क कैम्बियम की बात। तो अभी हम इसको चित्र से भी समझते हैं, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। अब आपने लेटरल मेरिस्टेम्स की बात करी होगी, पार्श्व विभाज्योतक। अब उसमें क्या होता है कि जब वो पेड़ जो होता है वो चौड़ाई में कैसे बढ़ता है। आपने देखा होगा कि जब हम शुरू में जब पौधा लगाते हैं तो उसका तना बहुत छोटा होता है और जो उसका डायमीटर होता है, सर्कमफ्रेंस होता है, वो कम होता है। बट जैसे जैसे पेड़ की आयु बढ़ती है उसके तने की भी चौड़ाई बढ़ती है। तो ये होता है कॉर्क कैम्बियम के कारण। अब कॉर्क की सेल्स, ये पेपर में ज़रूर आएगा क्वेश्चन बेटा। कॉर्क की सेल जो होती है वो मृत होती है और मजबूत होती हैं। ठीक है, पानी और गैस के लिए अभेद्य होती हैं, क्योंकि ये पेड़ का तना है। अगर कॉर्क की सेल्स यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हवा आ रही है या बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और सारा पेड़ में से पानी बाहर जा रहा है तो फिर तो पेड़ सूख जाएगा। तो इसलिए ये सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूस डेड एंड टाइटली पैक्ड कॉर्क सेल्स विच आर इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस। ये आपने याद रख लेना है। और यही परत पेड़ की छाल बनाती है। पेड़ की छाल को जब कुरेदते हैं कई बार हमें चोट लग जाती है, पर पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि वो डेड सेल्स होती हैं। दे फॉर्म द प्रोटेक्टिव बार्क ऑफ द ट्री। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको कॉर्क कैम्बियम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कॉर्क कैम्बियम है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, ये आपको कॉर्क कैम्बियम की लेयर बन रही है। ये डिवाइड होती रहती है, डिवाइड होती रहती है। जो इधर जो सेल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये कहलाती है बार्क, यानी कि हम इसे कहते हैं छाल। छाल की सेल बिल्कुल डेड होती है। यहाँ पर जीवित कोशिकाएं होती हैं और यहाँ पर धीरे धीरे आप ये देख रहे हैं कि जब ये डिवाइड होती है तो ये मृत कोशिकाओं को जन्म देती है। इससे पेड़ जो होता है, अगर इसको कोई खरोच लग जाए, कट जाए या कुछ भी हो जाए तो पेड़ बच जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल डिफरेंशिएशन, कोशिका विभेदन। क्या होता है कोशिका विभेदन? मेरिस्मेटिक सेल्स बिकम परमानेंट सेल्स। देखो, मेरिस्मेटिक सेल्स क्या होती है? उनको तो डिवाइड होना, बट डिवाइड होकर वो एक निश्चित जगह की सेल्स बनाती हैं। विभाज्योतक कोशिकाएं स्थायी कोशिकाओं में बदल जाती हैं और ये विशिष्ट कार्य और संरचना प्राप्त करती हैं। देखो, मेरिस्मेटिक सेल्स पौधे में हो या एनिमल्स में हो, प्लांट्स में, एनिमल्स में इसे जर्म सेल्स कहते हैं और प्लांट्स में मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं। तो ये क्या करती हैं? जब डिवाइड होती हैं तो जाइलम, फ्लोएम और विभिन्न प्रकार के टिश्यूज बना लेती है। दे बिकम स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और एक और बात आपने याद रखनी है, ये 3 गुण जरूर आते हैं कि ये विभाजन की क्षमता खो देती है। जब ये स्पेशल किसी टिश्यू की सेल्स बन जाती है ना, तो फिर दे अपनी विभाजन की क्षमता, दे लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। फिर ये दोबारा डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं रखती, फिर वो खास तरह का कार्य करती है।
अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं परमानेंट टिश्यू। अभी तक हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े, अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के वो जो कौन सी सेल्स में बदलती हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस। ये सबसे आउटर लेयर होती है। चपटी कोशिकाओं की एक का लेयर सिंगल लेयर सेल होती है, कसी हुई परत होती है। इसका मतलब सेल्स होती हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं, ठीक है। सिंगल टाइटली पैक्ड सेल्स ऑफ फ्लैट सेल्स होती हैं। चोट और हानिकारक सूक्ष्मजीवी से बचाने के लिए मोमी क्यूटिकल की परत होती है। और ये जो एपिडर्मिस होता है दैट इज कवर्ड बाय अ वैक्सी क्यूटिकल टू प्रिवेंट द इंजरी ऑफ माइक्रोबियल अटैक्स, ठीक है। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट कि रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं उनमें जितने भी पौधे पाए जाते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, वे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पेड़ की पत्तियों में से पानी का भाप बन के उड़ना, को कम करने के लिए क्यूटिकल की मोटी परत होती है। तो ये आपने वर्ड याद रखना है, क्यूटिकल। पेपर में पूछा जाएगा कि रेगिस्तान के पौधों को वाष्पोत्सर्जन बचाने के लिए क्या सुरक्षा कवच होता है, तो आप लिखेंगे क्यूटिकल। डेजर्ट प्लांट्स हैव अ थिक क्यूटिकल टू प्रोड्यूस द वाटर लॉस वाया ट्रांसपीरेशन। इसके अलावा एपिडर्मिस क्या काम करता है, ये जड़ों में पानी और खनिजों के अवशोषण के लिए मूल रोम सतह को बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि जो रूट्स होती है ना, रूट्स को अगर मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो यहाँ पर मुझे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, बालों संरचना दिखेगी। दीज रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन। तो ये हमारा सरफेस एरिया, पृष्ठ सतह जो है वो बढ़ा देती हैं, ठीक है, जिससे पानी का अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। और दूसरा, पत्तियों में मौजूद जो छोटे रेंद होते हैं, छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, जो गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, स्टोमेटास, ठीक है। स्टोमेटास जो होते हैं ये साइट ऑफ ब्रीदिंग होते हैं इन प्लांट्स, ठीक। दीज आर द स्मॉल वर्ड प्रेजेंट इन द लीफ फॉर द गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो जो होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है पत्तियों की सतह से, ये स्टोमेटास के द्वारा। चलिए, जो हमने अभी पढ़ा उसको चित्र से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको एपिडर्मिस दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर आपको एपिडर्मिस दिख रहा होगा। इस एपिडर्मिस में तो ये देखिए लार्ज एयर चैम्बर्स है, ये हम आगे पढ़ेंगे, एरनकाइमा बोलते हैं इसे, जिसमें हवा के लिए होते हैं और ये जलीय पौधों में पाया जाता है। यहाँ देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है और इस क्लोरोप्लास्ट में आप देखिए एपिडर्मिस में बहुत सारे जो है वो क्लोरोफिल है। ये देखिए ये आपको यहाँ पर स्टोमेटा दिख रहे होंगे। स्टोमेटा क्या होते हैं, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन। और यहाँ पर ये थिक क्यूटिकल की परत आपको डेजर्ट प्लांट्स में देखने को मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं सरल स्थायी ऊतक की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है पैरेन्काइमा, फिर है कॉलनकाइमा, फिर तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। दोनों में 2 या 3 अंतर पूछे जाएंगे, तो इसे आप अच्छी तरह समझ लें। जो पैरेन्काइमा सेल्स होती है ना बेटा, ये पतली कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं और इनमें अंतर कोशिकीय स्थान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इनका काम होता है भोजन का भंडारण करना, यानी भोजन को स्टोर करके रखना। और इसमें खास तरह का एक पैरेन्काइमा होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, उसे हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। और एक होता है एरनकाइमा, जो कि मैंने अभी दिखाया था, जिसमें हवा वाली जगह होती है, रिक्त स्थान होते हैं, जो कि पौधों को तैरने में मदद करते हैं। यहाँ पर आपको पैरेन्काइमा सेल्स देखो, ये सेल्स दिख रही हैं कितनी बड़ी बड़ी हैं, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी है। और ये कैसी सेल्स हैं बेटा, ये जीवित सेल्स हैं, ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं और ये पानी का संग्रह करके रखती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें चैम्बर्स भी हैं खाली, जो मैंने बताया था, इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होते हैं और ये जलीय पौधों में पाई जाती हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में पाई जाती हैं। और ये वो पैरेन्काइमा है जिसमें कि क्लोरोफिल होता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। अब हम नेक्स्ट करते हैं कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा सेल्स भी जो होती हैं ये लंबी कोशिकाएं होती हैं इस तरह से, बट जीवित होती हैं। और एक और बात होती है कि इनकी जो सेल्स होती है ना, अभी मैं दिखाती हूँ, पहले समझा दूँ कि पैक्टिन के कारण इनकी जो सेल्स के कोनों में जमाव हो जाता है, कोशिका भित्ति जो होती है थोड़ी सी मोटी हो जाती है, जबकि उसमें ऐसा नहीं था पैरेन्काइमा सेल्स में। ये मतलब एक कोशिका अगर दूसरी कोशिका से जुड़ी है तो ये वाली जगह जो है वो चौड़ी हो जाएगी, ये कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी है तो ये जगह चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये पैक्टिन का जमाव होता है, तो आपने वर्ड याद रखना है पैक्टिन, ठीक है। तो कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है और ये पौधों को यांत्रिक सहायता और लचीलापन प्रदान करती है। जब बहुत तेज आंधी आती है, तूफान आती है, तो आपने देखा होगा पेड़ जो सीधा खड़ा है वो हल्का सा ऐसे मुड़ जाता है पर टूटता नहीं है, क्योंकि इसी कॉलनकाइमा के कारण की तनों में मोटे मोटे ट्रंक्स में ये पौधे को मजबूती देता है। ये देखो यहाँ पर हमें कॉलनकाइमा दिख रहा होगा, देखो इन सेल और इन सेल में बहुत अंतर है। देखो आप ये देखें ना साइड से, ये देखो काफ़ी सारी थिक है ये,
क्योंकि ये पैक्टिन इसमें यहाँ पर जमा हो गया है और उसे यांत्रिक जो है वो मजबूती दे रहा है। तीसरा हम पढ़ते हैं स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा जो होती है ना, इसमें याद रखना है कि जब ये मैच्योर हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, तो ये मृत हो जाती है। तो यानी ये दोनों जीवित हैं, बट स्क्लेरन काइमा मृत कोशिकाएं होती हैं। और इनकी कोशिका भित्ति के चारों ओर लिग्निन की परत होती है। लिग्निन याद करना, क्योंकि इसमें पैक्टिन होता है, इसमें नहीं होता कुछ भी। इसमें पैक्टिन होता है, ये आपने याद रखना है। इसमें लिग्निन होता है और ये पौधों को बहुत अधिक मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। याद करो, बीज अगर हम कुछ खाते हैं तो बहुत ही कठोर होता है। बादाम का ऊपर का छिलका याद करो, अगर कच्चे बादाम खाए होंगे तो दैट इज ऑल स्क्लेरन काइमा। तने और पत्तियों की शिराओं और बीज कठोर आवरण, जैसे नारियल का छिलका है, ये सारा आपका स्क्लेरन काइमा है। इसको हम, ये देखो, ये है आपका स्क्लेरन काइमा। दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये देखो कितने मजबूत फाइबर्स होते हैं और यही फाइबर उसको बीज की सुरक्षा करते हैं, उसे टफ कवरिंग देते हैं। अब हम इंग्लिश में करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरन काइमा। पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स विद अ थिन वॉल, सेल वॉल, और इसमें इलोंगेटेड लिविंग सेल्स होती हैं, मैंने बताया जैसे। और इसकी सेल्स जो होती हैं डेड हो जाती हैं एट मैच्योरिटी। नंबर 2, लूजली पैक्ड होती हैं विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इन पैरेन्काइमा। बट इन कोलेनकाइमा में क्या होता है, सेल वॉल अनइवनली थिकन एट द कॉर्नर ड्यू टू पैक्टिन, ये आपने याद रखना है। और इसमें वेरी थिक वॉल्स होती हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ये वर्ड याद रख कर लेना, लिग्निन किसमें होता है, स्क्लेरनकाइमा में। इसका काम क्या होता है, फंक्शन होता है इसका फूड स्टोरेज। इसका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और इसका फंक्शन होता है स्क्लेरनकाइमा का एक्सट्रीम स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस टू द प्लांट। कई बार हम खाते खाते जो जीभ छिल जाती है तो वो फाइबर कौन से होते हैं, वो स्क्लेरनकाइमा के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड और आता है कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा होता है क्लोरोफिल कंटेन करना, यानी कि फोटोसिंथेसिस करना। और एरेनकाइमा, एरेनकाइमा में यानी कि एयर स्पेस होते हैं, और ये किस में होता है, एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, जो कि हेल्प देम टू फ्लोट, जिससे पौधा जो होता है वो तैरता है, ठीक है, पानी की सतह पर। और इसमें आएगा दे अलाउ स्टेम एंड टेंड्रिल्स टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। ये मैंने बताया था, जब आंधी तूफान आता है तो पौधा बच जाता है टूटने से। दीज आर फाउंड इन स्टेम एंड लीफ वेन्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, फॉर एग्जाम्पल कोकोनट हस्क। तो ये पूछा जा सकता है कोकोनट हस्क में कौन सा टिश्यू है, तो आप लिखेंगे स्क्लेरन। अब हमने बात कर ली सिंपल, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, ऊतक जो होते हैं वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने, ठीक है। जैसे टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर एज ए यूनिट। अब तक हमने पढ़ा या तो वो पैरेन्काइमा होगा, या क्लोरेनकाइमा होगा, एरेनकाइमा होगा, या स्क्लेरनकाइमा होगा। बट यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग स्ट्रक्चर की सेल्स मिलकर एक साथ काम करती हैं और संवहनी ऊतक तंत्र का निर्माण करती हैं। दे फॉर्म द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हाँ जी, दो वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में आप पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम। इन दोनों के बीच में अंतर जरूर आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। जाइलम जो होता है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम जो करता है वो करता है फूड, जो पत्ती बनाती है उसका ट्रांसपोर्ट। अब जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना वो यूनिडायरेक्शनल होता है, जड़ों से पानी ऊपर की ओर जाता है। फ्लोएम में क्या है, पत्ती खाना बना रही है, पत्ती जो है उस खाने को ऊपर भी भेजेगी और जड़ों तक भी भेजेगी। स्टेम से देखो, रूट की टिप तक भी जाएगा और स्टेम की टिप तक भी जाएगा, तो यानी दोनों डायरेक्शन में, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। फिर जाइलम के अंदर आते हैं ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, ये सब आते हैं। और इसके अंदर आते हैं सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। जाइलम में अगर इस पैरेन्काइमा को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली सेल जो होती हैं वो डेड होती हैं। और इसमें क्या होता है कि मोस्टली सेल जो होती है वो लिविंग होती है, फाइबर्स को छोड़ दिया जाए तो, स्क्लेरनकाइमा की। नेक्स्ट, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, ओनली फ्लोएम फाइबर्स आर डेड, ये मैंने बता दिया। और ये इसका काम होता है स्ट्रेंथ देना, और इसका काम क्या होता है कि कंपेनियन सेल्स रेगुलेट द सीड ट्यूब एंड मॉनिटर द शुगर लोडिंग। कितना खाना में शुगर जो ऊपर नीचे जा रही है वो कंपेनियन सेल्स देखती है सीड ट्यूब के अंदर। और फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर द फूड मटेरियल रेजिन टैनिन। कई बार हम पेड़ को जब काटते हैं उसको बार को, तो उसमें से कभी कोई गोंद निकलती है, रेजिन निकलती है, रबड़ निकलता है, तो ये सारा फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है जो उसको स्टोर करके रखता है, रेजिन को, टैनिन को और लेटेक्स को। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो, ये जो है ये एक पेड़ का तना है कटा हुआ। ये जो आपको ऐसे बंडल दिख रहे होंगे बेटा, ये है आपके वेस्कुलर बंडल, इसमें जाइलम भी है, फ्लोएम भी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जो जाइलम है आपको इस तरफ दिखेगा अंदर की तरफ,
और ये जो फ्लोएम है ये आपको इस तरफ दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से ये पूरा फैला होता है और ये दोनों मिलकर संवहन का काम करते हैं। अगर मैं इसको समराइज करूं तो पौधों में जो स्थायी ऊतक होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो डर्मल होते हैं, दूसरा ग्राउंड टिश्यू होते हैं और तीसरे होते हैं वैस्कुलर। वैस्कुलर में हमने अभी चर्चा करी जाइलम और फ्लोएम है और ये वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड एंड वाटर का। जो ग्राउंड टिश्यू है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा है। ये पौधे के शरीर का मेन भाग बनाते हैं। 3 काम करते हैं, फूड का स्टोरेज है, फोटोसिंथेसिस है और सपोर्ट प्रदान करना, यानी कि भोजन भंडारण, प्रकाश संश्लेषण और मजबूती देना। और जो त्वचीय ऊतक होता है, ऊपर डर्मल टिश्यू होता है, इसमें आता है एपिडर्मिस, ठीक है, हमने कॉर कैम्बियम के बारे में भी पढ़ा था। ये प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट को, प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को, आंतरिक भागों की रक्षा करता है और पानी की कमी को रोकता है और हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, स्टोमेटा। अब हम यहाँ पर आखिरी जो है प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं कि शिप्रा गुहा और सी महेश्वरी, इन्होंने बहुत काम किया था। इन्होंने पोषक माध्यम से परागकोश संवर्धन के माध्यम में पूर्ण पौधे के विकास पर काम किया। तो ये नाम आपने याद कर लेना। इट वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट प्लांट्स थ्रू द एंथर कल्चर। उन्होंने एक न्यूट्रिएंट मीडियम लिया था, उसमें एंथर डाल के उसको कल्चर किया था और उस प्रकार से पौधे के विकास की विभिन्न स्तरों को नोट किया था। ठीक है, तो ये आपने नाम याद रख लेना। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं एनिमल टिश्यू, और सबसे पहला एनिमल टिश्यू जो हम पढ़ेंगे वो है एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम उपकला ऊतक कहते हैं। जैसे हमने प्लांट में पढ़ा था, एपिथेलियल क्या होता है, आउटर कवरिंग होता है बॉडी की विद अ फ्लैट सेल। सेम है, पतली चपटी कोशिकाओं की एकल बाहरी परत है। दूसरा इसका वो वाला पॉइंट भी सेम है कि क्लोजली पैक सेल्स होती है विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। सघन कोशिकाएं होती हैं, अंतर कोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। अब ये प्लांट्स में, एनिमल्स में कहाँ पाई जाती है, दे फॉर्म द लाइनिंग। कहाँ की लाइनिंग बनाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाती है, जैसे कि ब्लड वेसल होती है उसके लाइनिंग बनाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग बनाती है, लंग्स की बनाती है और स्टमक की बनाती है। आंतरिक अंगों का अस्तर बनाती है, लाइनिंग मतलब अस्तर, जैसे कि रक्तवाहिकाएं, छोटी आंत, अमाशय और फेफड़े। ये देखो, ये आपको दिख रही होंगी छोटी छोटी सेल्स हैं, दीज आर ऑल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स, क्योंकि बाहरी परत होती है तो जर्म्स की एंट्री को बचाती है, रोगाणु से बचाव करती है, चोट और रोगाणु से बचाती है। रिड्यूस वाटर लॉस, पानी की कमी को भी रोकती है। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, अगर आंतों में पाई जाती है इंटेस्टाइन में तो एब्जॉर्प्शन फूड करती है। सिक्रीशन इसलिए करती है क्योंकि हार्मोन का कभी करती है और पसीने का भी करती है सिक्रीशन। हार्मोन आपको पता ही होगा, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, गति में भी मदद करती है, क्योंकि सीलिया विलिया जो होते हैं, हमारी जो सांस नली की नलिका के अंदर पाए जाते हैं, वो भी इसी में ही पाए जाते हैं। ठीक है, स्किन, माउथ और ईसोफेगस मोस्टली इसी से बने होते हैं। और यहाँ पर अभी देखो, मैंने बात करी ना, संवेदी सीलिया की बात कर रहे थे, ये हमारी स्वाद में, हमारी नाक के अंदर भी होते हैं, गंध के नाक के अंदर भी छोटे छोटे सीलिया होते हैं, कान के अंदर भी सीलिया होते हैं, ध्वनि को सुनने में, संतुलन का अनुभव करने में, परसेप्शन ऑफ स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड बैलेंस। नासिका और अंतर कान में पाए जाते हैं और नॉस्ट्रिल और इनर ईयर में भी पाए जाते हैं। अब हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। देखो, कनेक्टिव टिश्यू की परिभाषा में यहाँ आता है जो कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्लड, रक्त। इसका मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें पानी होता है, ये सॉफ्ट होता है और जेली लाइक होता है, पानी जैसा मैट्रिक्स, कोमल और जेली जैसा। ठीक है, अब इसमें लाल जो होता है रक्त, वो किसके कारण होता है, आरबीसी के कारण, यानी रेड ब्लड सेल के कारण। क्या करती है, वो कैरियर ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का संवहन करती है। दूसरा, रेड कलर होता है, उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, यही ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है और लेके जाता है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग की ओर। और ये आयरन रिच प्रोटीन है, तो लोह युक्त प्रोटीन का नाम अगर पूछा जाए तो लिख लेना हीमोग्लोबिन। ठीक, अब दूसरा आता है WBC। अब जो WBC है ये इन्फेक्शन को फाइट करती हैं, रोगों से लड़ने की मदद करती हैं और ये हमारी सोल्जर्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स। तीसरी आती है प्लेटलेट्स, ये क्या करती है, रक्त का थक्का बनने में मदद करती है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। और इसमें एक लिक्विड पार्ट भी होता है, अगर मैं इसको एक मशीन के अंदर डालूं तो सारी सेल्स नीचे बैठ जाएंगी, ऊपर एक येलो सा सीरम जैसा रह जाएगा, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। और ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, और 55% तक होता है ये ब्लड का। ठीक है, नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करें तो दैट इज हड्डी, यानी कि आपकी बोन, यानी कि अस्थि। इसका मैट्रिक्स हार्ड होता है, सॉलिड होता है, रिजिड होता है। हड्डियों का क्या काम होता है, स्ट्रेंथ देना, सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन यानी कि शक्ति देना, सहारा देना, सुरक्षा देना। किससे बनी होती है, ये कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है, इसलिए मम्मी कहती है हमेशा दूध पियो, क्योंकि दूध में कैल्शियम है।
चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले कनेक्टिव टिश्यू की ओर, दैट इज कार्टिलेज। इसे कहते हैं उपास्थिति। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कान। कान को मोड़ के देख लो, हड्डी की तरह सख्त नहीं है बट नरम है, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है, मुलायम है, लचीला है। क्या काम करता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कुशनिंग करता है, झटकों से बचाव करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है झटके, और ये मसल को बोन से कनेक्ट करता है। जानते हो एक कार्टिलेज और भी होता है हमारे घुटनों के अंदर, जहाँ हमारे दो हड्डियाँ जुड़ी होती है ना, यहाँ पर जॉइंट्स, उसमें भी कार्टिलेज होता है। बड़ी आयु में ये घिस जाता है, जैसे कहते हैं घुटनों का काम ना करना। अब हम बात करते हैं टेंडन और लिगामेंट। ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहला तो तुम्हें याद कर लो कि टेंडन जो होता है ये मसल को बोन से कनेक्ट करता है, इसी वजह से तुम अपनी बाजू को उठा पाते हो। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है और ये गति में सहायक होता है, हेल्प इन मूवमेंट। लिगामेंट क्या करता है? ये दो हड्डियों को जोड़ रखता है। अपने घुटनों को देख लो, ये आपका घुटना है, ये आपकी एक हड्डी है जांघ की, और ये नीचे की टांग की है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम ये करता है लिगामेंट, जो कि पीछे से जोड़ता है। ये कनेक्ट बोन टू बोन, पेपर में जरूर आएगा। लिगामेंट टेंडन में से एक क्वेश्चन हर बार आता है। और इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द जॉइंट्स। इससे से शरीर जो होता है वो चल सकता है, क्योंकि हमारी हड्डियाँ सिंगल हड्डी से नहीं बनी हुई है, हमारे शरीर की हड्डियाँ, ठीक है। और इसमें 206 हड्डियाँ, और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चाहे टेंडन चाहे लिगामेंट के जरिए। तो ये मूवमेंट को कराता है। अब हम अगला करते हैं। यहाँ पे मैंने बताना भूल गई थी कि कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? कनेक्ट करना और सपोर्ट करना, शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ना और सहारा देना। अब यहाँ पर अगले बात करेंगे और वो है हमारा मसल्स। मसल्स क्या होती हैं? मसल्स आर द बंडल्स ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स दैट अलाउ मूवमेंट। पिछली बार ये पेपर में आया भी था, बच्चों को पता ही नहीं था कि क्या होती है मसल्स, तो इसे याद कर लेना। बट दीज आर द बंडल ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स दैट अलाउ मूवमेंट। लंबी बेलनाकार, बेलन जैसी कोशिकाओं का एक बंडल होता है जो गति की अनुमति देता है, इसे हम पेशी कहते हैं। यहाँ पर हम आगे डिफरेंस पढ़ेंगे 3 प्रकार के मसल्स में। पहले हम स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। देखो, एक तो होती है स्केलेटन मसल, ये तो जुड़ी होती है हड्डियों से, ठीक है, और इससे जुड़ी होने के कारण ये मूवमेंट देती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप देख रहे हैं तो इसमें स्ट्रेशंस दिख रही होंगी, बैंड्स, है ना, बैंड्स दिख रहे हैं, तो इसमें बैंड्स होते हैं, लाइनें होती हैं। दूसरी बात, इसमें आपको न्यूक्लियस भी दिख रहे होंगे, ठीक है। और तीसरी बात, ये मूवमेंट करती है, और ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करती है। हम हाथ हिलाएं, पैर हिलाएं, ठीक है, थम्स अप करें, थम्स डाउन करें, तो ये सब हमारी इच्छाओं पर होती है। अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल हमारी इच्छाओं पर चलती नहीं है। दिल तो ऐसा है कि जब गर्भ में धड़कना शुरू होता है तो जीवन के अंतिम अवस्था तक धड़कता रहता है, तो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, वो इनवॉलेंटरी है। पहली बात, कहाँ पे पाई जाती हैं? हार्ट में पाई जाती हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये ब्रांच्ड है, ये ब्रांच नहीं दिख रही, ये ब्रांच्ड है ना। ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें स्ट्रेशंस जो होती है वो बहुत कम होती है, यानी धारियाँ आपको दिख रही होंगी बहुत कम। तीसरी हम बात करते हैं स्मूथ मसल। ये तो वो मसल होती है जो हमारा कहना ही नहीं मानती, हमारी कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंटरी है, अनैच्छिक है, चलती रहती है। आपने खाना खाया और खाना आपकी फूड पाइप से आपके पेट में गया, फिर आपके आंतों में गया, फिर वो भोजन का पाचन चलता रहा, तो ये सारा किससे हो रहा है? हम थोड़ी कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है। तो ये मसल किसके कारण होता है? स्मूथ मसल के कारण। हमारी इच्छा के विरुद्ध चलती है, और इनका जो आकार होता है वो स्पिंडल शेप होता है, स्पिंडल, ठीक है। एक स्पिंडल होता है, अपनी मम्मा से पूछना कैसा होता है, दोनों तरफ से चोंच वाला, बीच में चौड़ा, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस भी एक होता है, और इसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें स्ट्रेशंस बिल्कुल भी नहीं है, धारियाँ बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, जो स्केलेटल मसल होती है वो वॉलंटरी होती है, हमारे कंट्रोल में होती है, अच्छी गति करती है, हमारे नियंत्रण में होती है, लंबी और सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच नहीं होती, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इसमें हल्की और गहरी धारियाँ होती हैं, लाइट एंड डार्क स्ट्रेशंस होते हैं, बैंड्स होते हैं, और ये बोन से अटैच होती हैं, हड्डियों से जुड़ी हैं, जैसे कि चलना, घूमना, लिखना, ये सब इसमें आता है। दूसरी आती है चिकनी पेशियाँ। ये इनवॉलेंटरी होती है, अनैच्छिक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, नॉट अंडर आवर कंट्रोल। स्पिंडल शेप होती है, मैंने बताया था ऐसे होती हैं, ठीक है। अनब्रांच होती हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है, एक केंद्रीय होती है, अशाखित होती है, स्ट्रेशंस नहीं होती, धारियों का अभाव, मूवमेंट ऑफ फूड इन स्टमक और इंटेस्टाइन, आमाशय और आंत में भोजन की गति इन्हीं के द्वारा होती है। तीसरी होती है कार्डियक मसल। ये भी इनवॉलेंटरी होती है, स्मूथ मसल्स की तरह, अनैच्छिक, हमारे कंट्रोल में नहीं है, नॉट अंडर आवर कंट्रोल। सिलिंड्रिकल होती हैं, इस तरह से होती हैं, सिलिंड्रिकल शेप, सिंगल होती हैं, ब्रांच होती हैं, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, सॉरी, ब्रांच होता है। और दूसरी बात क्या है, इसमें फेंट लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। जो हार्ट बीट होती है वो रिदमिकली वर्क करती है, डे एंड नाइट लयबद्ध रूप से कार्य करती है। बात बच्चों ध्यान रख लेना कि जो स्मूथ मसल होती है उसमें एक न्यूक्लियस है, इसमें भी हर मसल का एक न्यूक्लियस है बट ब्रांच्ड है। इसमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं एक मसल में, क्योंकि काम ज़्यादा करना पड़ता है ना, तो वर्क भी ज़्यादा हो जाता है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट इश्यू की ओर,
यह है हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका ऊतक। अब इसमें क्या क्या आते हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपका ब्रेन आता है, ठीक है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड आती है, वर्टिबल कॉलम बोलते हैं, और उससे बहुत सारी नसें जो होती हैं शरीर के हर भाग में जारी होती हैं, और इसकी जो मेन यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन्स। चलो अब हम पढ़ते हैं इसे। रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, शरीर का नियंत्रण करना और समन्वय के लिए जिम्मेवार होना, ये पहला काम। और इसका कंट्रोल सेंटर कौन होता है, ब्रेन जो होता है वो मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है, ब्रेन एज ए कंट्रोल सेंटर। इसकी तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन सबसे छोटी इकाई होती है। दिस इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। संदेशों को प्राप्त करना, संसाधित करना और प्रसारित करना उसका काम होता है। स्पेशलाइज टू रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट द मैसेज। अब ये अकेला तो काम नहीं करेगा, मसल्स के साथ जुड़ेगा। अब जैसे आपका पैर है, चलते चलते कील पर पड़ गया तो क्या होगा, ब्रेन तक मैसेज आएगा, ब्रेन मसल को ऑर्डर करता है कि भाई पैर हटा ले, और तुम पैर हटा लेते हो, ठीक है। तो मसल जो होती है रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, मांसपेशियां तंत्रिका ऊतक से निर्देश प्राप्त करती हैं। और लास्ट है व्यायाम के समय मस्तिष्क जो होता है हृदय को तेजी से धड़कने का संदेश देता है। ये केस स्टडी में आ सकता है, क्यों, क्योंकि व्यायाम के समय ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए दिल को तेज धड़कना पड़ता है ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन अंदर आए, इसलिए ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्रेन सेंड सिग्नल टू मेक द हार्ट बीट फास्टर, और ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है। सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो हमने उसकी यूनिट के बारे में भी जाना। दिस इज न्यूरॉन। अब इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है दिस इज सेल बॉडी। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और ये सारे जो होता है सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एक न्यूक्लियस है तो कंट्रोल तो करेगा। केंद्रक होता है, कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। फिर आपको यहाँ दिख रहा होगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये दूसरे न्यूरॉन के इससे जुड़े होते हैं, इस तरह से जुड़े होते हैं इससे। तो इस प्रकार से मैसेज जो होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ये रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन, इस हिस्से को कहते हैं एक्सॉन। ये कहता है सेल बॉडी, ये है एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है, मैसेज को सेल बॉडी से कहाँ लेके जाता है, एक्सॉन टर्मिनल तक लेके जाता है, दूर लेके जाता है। लॉन्ग फाइबर दैट कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और ये एक्सॉन के टर्मिनल है, ये खत्म होते हैं और ये यहाँ पे किससे जुड़े होते हैं, दूसरी डेंड्रॉन से, दूसरी सेल बॉडी के डेंड्रॉन से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैसेज इधर से होता हुआ, इधर से ट्रांसमिट होता हुआ आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। चलो इस बार जो है आपका एक नया टॉपिक आया है, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। घबराने की बात नहीं है, इसमें हम सारा पढ़ चुके हैं। इसमें कंकाल तंत्र और पेशी तंत्र दोनों मिलकर काम करते हैं तो गति होती है, क्योंकि हड्डियां अपने आप तो गति नहीं करेंगी जब तक मसल्स ना जोड़ी हो। तो बस यही हमारा सिस्टम है। ये अस्थियों से, मांसपेशियों से, जोड़ों से, उपास्थि, कंडरा और स्नायु से बना होता है। कंसिस्ट ऑफ बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट। इनके बारे में अब हम पिछले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, शरीर को गति देना, सही मुद्रा बनाए रखना, हेल्प इन मूवमेंट्स एंड मेंटेनिंग पोस्चर, आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना, क्योंकि हड्डियां हैं ना तो फिर अंदर तो सुरक्षा देंगी ना, किसको देंगी, जैसे स्कल है वो मस्तिष्क को सुरक्षा देती है, रिब जो है वो हृदय को और फेफड़ों को सुरक्षित करता है। प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, मांसपेशियां हड्डियों को खींचकर गति उत्पन्न करती है। मसल्स पुल बोन्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होता है, हमारे ब्रेन के नियंत्रण में होता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। और आपको पता है कितनी हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में, 206 होती हैं। जब इंसान का बच्चा पैदा होता है 300 होती है, वो हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो कम रह जाती हैं हड्डियां, ठीक है। वयस्क मानव कंकाल तंत्र जो होता है वो शरीर के वजन का 15% तक होता है। एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन इज 12 to 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जोड़। आपको क्या लगता है, अब मैंने 206 हड्डियां बोली है, तो क्या सारी 206 हड्डियां कहाँ कहाँ होती हैं, शरीर के अलग अलग भाग में होती हैं और इसमें हड्डियां आपस में जुड़ी भी होती है, जिसे हम जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं जोड़, जहाँ 2 या 2 से अधिक हड्डियों के बीच में संगम स्थल होता है जो गति प्रदान करता है। जॉइंट इज अ जंक्शन बिटवीन 2 और मोर बोन्स दैट अलाउ मूवमेंट। पेपर में आ सकता है जॉइंट किसको जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से या हड्डी को मसल से, तो ध्यान रख लेना, ठीक है। और जितना हम नृत्य करते हैं, पोज बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, ये हमारे जोड़ों की गति के कारण होता है। हाथ को ऊपर करो, नीचे करो, दाएं घुमाओ, बाएं घुमाओ, ये सारा जॉइंट्स के कारण होता है। वी परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज लाइक डांसिंग, इजी स्टेप्स बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट। अब देखो ये वाला जॉइंट देखो, अब ये जो खोपड़ी है इसमें 22 हड्डियों का समूह है, बट ये खोपड़ी पूरी एक हड्डी है। क्यों, क्योंकि इसमें हड्डियां आपको देख रही हो गए ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं। बट जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हड्डियां जो होती हैं वो फ्यूज नहीं होती, इसलिए कहते हैं बच्चे का सिर आराम से पकड़ो, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये वाला जो जॉइंट आप देख रहे हो स्कल में, तो चलो फिक्स जॉइंट हो गए, इसके तो जॉइंट्स हिलेंगे नहीं क्योंकि हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ गर्दन
और खोपड़ी के बीच का जॉइंट देखो, आप गर्दन को दाएं और बाएं तो कर सकते हो, हल्का सा ऊपर और नीचे कर सकते हो, बट पीछे उल्लू की तरह नहीं घुमा सकते ना, क्योंकि उसका जॉइंट ऐसा है जिसे कहते हैं पाइवट जॉइंट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये देखो, अभी तो हमने दो जॉइंट्स की बात करी थी, एक हमने करा था फिक्स जॉइंट, ठीक है, एक हमने करा था जो हमने अभी स्कल में पढ़ा था फिक्स जॉइंट, और दूसरा था पाइवट जॉइंट, जिसमें हम गर्दन को दाएं बाएं घुमा सकते हैं। 3 जॉइंट्स और पढ़ेंगे। पहला जॉइंट जो होता है मैक्सिमम मूवमेंट करता है, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे एक बॉल होती है, एक सॉकेट के अंदर फिक्स हो जाती है। अब आप हाथ को ऊपर घुमाओ, नीचे घुमाओ, आगे घुमाओ, पीछे घुमाओ, दाएं, चारों ओर घुमा सकते हो, अपने हाथ को पूरा ऐसे घुमा सकते हो आप, है ना। ऐसे ही आप अपनी टांग को ऐसे घुमा सकते हो। तो इस जगह पर और इस जगह पर, दोनों जगह पर एक ऐसा जॉइंट होता है जिसका नाम होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि मैक्सिमम मूवमेंट करता है, ठीक है। अब ये वाली जगह और ये वाली जगह को ध्यान से देखो। इसमें आप टांग को क्या कर सकते हो, नीचे तो ले जा सकते हो या टांग को सीधा कर सकते हो, बट टांग को ऊपर नहीं ले जा सकते। ऐसे हाथ को भी ऊपर नहीं ले जा सकते, हाथ को नीचे ले जा सकते हो, समान कर सकते हो, बट अपनी कोहनी से मोड़ कर उसको नहीं कर सकते। तो ये जैसे दरवाजा खुलता है ना एक दिशा में, दिस इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। और मैंने खोपड़ी में तो बता ही दिया था कि फिक्स जॉइंट है। चलिए, अब आपको ना ये जॉइंट जो है पेपर में पूछे जा सकते हैं कि किस में कौन सा जॉइंट होता है। पहला जॉइंट होता है जो मैंने बॉल एंड सॉकेट का बताया था, ये मैक्सिमम मूवमेंट करता है, सभी दिशाओं में गति करता है। ये शोल्डर और हिप्स में पाया जाता है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवर्ड, सर्कुलर, सारी मूवमेंट्स करता है ये। दूसरा होता है हिंज जॉइंट। अगर हिंज जॉइंट नाम याद ना रहे तो दरवाजा खोलने वाला जॉइंट याद कर लेना। दरवाजा हमेशा तुम्हारे घर का अंदर की ओर खुलता है या बाहर की ओर खुलता है ना, यही होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, ये याद कर लेना, दरवाजा जोड़ के नाम से इसे याद कर लेना। वर्क लाइक अ डोर हिंज, दरवाजे की कुंडी की तरह कार्य करता है। फाउंड इन एल्बो एंड नी, घुटने में और कोहनी में पाया जाता है। तीसरा होता है पाइवट जॉइंट, ये रोटेशनल मूवमेंट करता है, घूर्णन गति करता है। हेल्प टू हेड मूव फ्रॉम साइड टू साइड, हमारा गर्दन का दाएं और बाएं घूमना। प्रेजेंट बिटवीन स्कल एंड बैक बोन। और चौथा होता है फिक्स जॉइंट, जो कि हमारी खोपड़ी में पाया जाता है। डू नॉट अलाउ मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक स्कल। चलो, जॉइंट्स तो हो गए। अब यहाँ जरा स्केलेटन सिस्टम का भी हालचाल पूछ लें आपका। ये क्या है, 206 हड्डियां हैं, ये स्कल है, और ये तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखो जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर में। ये क्या है, रिब केज है। इसके अंदर क्या रहता है, हृदय रहता है यहाँ पर, यहाँ फेफड़े रहते हैं, ठीक है। और ये 12 पेयर्स होते हैं हड्डियों के। पिछले 3 पेयर जो होते हैं फ्रीली फ्लोट करते हैं, ठीक है। और ये आपकी सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर। अब इसे हम देखो क्लोज से देखते हैं। ये देखो, ये आपका रिब केज है। ये जो आगे की हड्डी आपको दिख रही है ना, दिस इज स्टर्नम। स्टर्नम, ये हड्डी चौड़ी हड्डी, से हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, ठीक है। और इस रिब केज जो होता है ना, ये 12 पसलियों से बना होता है। पीछे की आपने देखा होगा 3 पसलियां खुली हैं, जुड़ी नहीं हुई आगे से। और ये हृदय की भी सुरक्षा करता है और लंग्स की भी सुरक्षा करता है। ये कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम। ये बना होता है बोन से, हड्डियों से बना होता है। शरीर को मजबूती, आकार और सहारा देता है, स्ट्रेंथ देता है, शेप देता है, सपोर्ट देता है। इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। इसमें पाई जाती है खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी मैंने बता दी ना, स्पाइन। ये जो चीज है ना, ये है आपकी रीढ़ की हड्डी। इसमें ना टोटल 33 हड्डियां होती हैं। और एक और बात बतानी थी मुझे, ये हड्डियों में आप देख रहे होगे, इन 2 हड्डियों के बीच में ये आपको डिस्क सी दिख रही होगी, है ना। ये देखो, ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी है, ये डिस्क है, दिस इज कार्टिलेज है यहाँ पर, ठीक है। मूवमेंट करता है। तो कई बार क्या होता है, ज़्यादा अचानक हम झुक जाते हैं ना, कार्टिलेज में बैंड आ जाता है, तो हम कहते हैं ना हमारी कमर में दर्द हो गया, या कमर की चुभ निकल गई, या पसली पे पसली चढ़ गई, तो इसके कारण होता है। चलो, अब अपने चैप्टर में वापस आते हैं। तो ये आता है, खोपड़ी है, रीढ़ की हड्डी है, रिब केज से बना। स्कल होती है, बैकबोन होती है, मैंने बता दी। रिब केज होता है। बैकबोन जो होती है ये वर्टिब्रा से बनी होती है। रीढ़ की हड्डी कई वर्टिब्रा से बनी होती है। वर्टिब्रा के बीच में कार्टिलेज यानी उपास्थि की डिस्क होती है, जो झुकने में और मुड़ने में लचीलापन प्रदान करती है। सोच के देखो, अगर हमारी रीढ़ की हड्डी सिर्फ एक हड्डी से बनी होती तो हम तो सीधे ही खड़े रहते ना, फिर हम झुक तो सकते ही नहीं फिर। तो कार्टिलेज डिस्क जो होती है बिटवीन वर्टिब्रा एक्ट एज ए कुशन, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। रिब केज में 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, 12 जोड़ी पसलियां होती है। रिब और स्टर्नम, स्टर्नम क्या होता है अगर आपको याद हो, ये देखो, ये होता है स्टर्नम, दिस स्टर्नम, ठीक है। और तो स्टर्नम जो होता है और ये दोनों मिलकर रिब केज बनाते हैं, जो कि हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। पसलियां और स्टर्नम मिलकर रिब केज बनाते हैं, जो हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा करता है। लचीली उपास्थि के कारण सांस लेते समय वक्ष
पिंजरा फैलता है और सिकुड़ता है। फ्लेक्सिबल कार्टिलेज अलाउ द रिब केज टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर एक कार्टिलेज की परत होती है रिब्स के नीचे, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। जब सांस छोड़ा जाता है तो ये ऊपर की ओर चला जाता है और फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाती है। सांस लेने के लिए ये अपनी पुरानी जगह पर वापस आ जाता है। यहाँ पर एरिया बढ़ जाता है, वक्ष का ब्रेस्ट एरिया बढ़ जाता है और वायु अंदर एंटर कर जाती है। इस प्रकार से इस कार्टिलेज के मूवमेंट के कारण ब्रीदिंग आसान हो जाती है। अब हम बात करते हैं एक और छोटे से टॉपिक की। योगा, शरीर के आसन करना, श्वास अभ्यास करना, ध्यान करना, फिजिकल पोस्चर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ये सब योगा में आते हैं। ये इससे शरीर की लचक बनती है, सही मुद्रा को बेहतर बनाता है, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोस्चर, तनाव को कम करता है और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रमोट गुड हेल्थ। और 21 जून हम इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में या रीजनिंग में आ सकता है। नेक्स्ट आता है हेल्दी हैबिट्स क्या होती हैं। ये 2-4 आपको याद रखनी होंगी। सही मुद्रा में बैठना, करेक्ट पोस्चर में बैठना, पौष्टिक भोजन खाना, न्यूट्रिशियस फूड खाना, नियमित व्यायाम और योग करना, रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करना ताकि हड्डियां मजबूत रहें, कीप द बोन स्ट्रॉन्ग। योग से मांसपेशियां स्वस्थ और जोड़ों में लचीलापन आता है, हेल्प इन कीपिंग मसल्स फिट एंड जॉइंट्स फ्लेक्सिबल। चलिए अब हम सिर्फ 3 टॉपिक और रह गए हैं, फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होती हैं? अगर आपको याद हो, मैंने बताया था प्लांट्स में मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं, ऐसे ही एनिमल्स में स्टेम सेल्स होती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं। ये अविभेदित कोशिकाएं होती है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं जो कि विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। दैट हैज एबिलिटी टू डिवाइड एंड मेक न्यू सेल्स। ये कहाँ यूज होते हैं? जो ल्यूकीमिया होता है, ब्लड कैंसर होता है, या एक थैलेसीमिया बीमारी होती है, इसमें भी खून की कमी हो जाती है, तो उसके उपचार में ये स्टेम सेल्स काम आती है, हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया एंड थैलेसीमिया। नेक्स्ट आता है FC स्टूवर्ट एक्सपेरिमेंट ऑन कैरेट। FC स्टूवर्ट ने एक गाजर के पौधे पर प्रयोग किया था। उसने गाजर के पौधे की फ्लोएम सेल्स यानी कि जो भोजन का परिवहन करती हैं, अकेली कोशिका से पूरे पौधे को पुनर्जीवित करने की क्षमता होती है। ये उसने बताया भी था और करके भी दिखाया था। तो पेपर में आ सकता है उन्होंने पौधे के कौन से भाग की सेल्स इस्तेमाल करी, फ्लोएम, और उसने क्या बताया कि एक सेल से मल्टीप्लाई होकर, डिवाइड होकर नई सेल्स बन सकती हैं। तो क्या कहा था उन्होंने? फ्लोएम की कोशिकाओं को शर्करा और हार्मोन युक्त पोषण माध्यम में उठाया था। तो ये ना अनडिफरेंशिएटेड सेल्स थी, बाद में डिफरेंशिएशन होने के बाद, विभेदित होने के बाद ये पौधे का जड़ भी बन गया, तना भी बन गया, पेड़ पौधे फूल पत्ती भी आ गया, यानी पूरा पौधा विकसित हो गया। अ सिंगल सेल फ्रॉम अ फ्लोएम ऑफ कैरेट हैज एबिलिटी टू रीजनरेट इनटू न्यू होल प्लांट। Phloem cells were grown in a nutrient medium containing sugar and hormones. अब उससे एक नई चीज निकल के आए, दैट इज टोटिपोटेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देना, पेपर में आएगा। पूर्ण शक्तता क्या है? पूर्ण शक्तता क्या है? एक एकल कोशिका की वह क्षमता जिसमें वह विशिष्ट परिस्थिति क्या है? न्यूट्रिएंट मीडियम हो, उसमें शुगर भी हो, उसमें हार्मोन भी डाले हो, है ना, में अविभेदित होकर, ठीक है, विभाजित होती है और फिर वे विभेदित होकर एक पूर्ण नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। जैसे एक युग्मनज से पूरा शरीर, यानी एक जायगोट जो होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, एक स्पर्म और एक ओवा मिलकर एक युग्मनज जायगोट बनाते हैं और उसी से पूरा इंसान का बेबी बनता है या किसी भी जानवर का बेबी बनता है। इसी प्रकार से वो कहते हैं एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू अनडिफरेंशिएट, से पहले तो अनडिफरेंशिएट होना, फिर उसको डिवाइड होना और फिर दोबारा से रीडिफरेंशिएट होकर शरीर की सभी कोशिकाएं बनाना, टू डेवलप इनटू कंप्लीट न्यू प्लांट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस सिमिलर टू हाउ अ जायगोट डेवलप। दिस इज द टोटिपोटेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। हमने बात करनी है कि कई बार ऐसा होता है प्लांट्स में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है, तो हम सोचते हैं शायद ये प्लांट्स के कारण है, बट नहीं बेटा, ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है। और इससे एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज, अ प्लांट डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ट्यूमर लाइक स्वेलिंग। ट्यूमर का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है और अनकंट्रोल्ड होता है, पौधे का इस पर जोर नहीं चलता। पौधों की एक बीमारी जिसमें तने पर ट्यूमर जैसी संरचना आ जाती है, सूजन आ जाती है, और ये क्यों होता है? ड्यू टू रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन।
यह तेजी से और नियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। और इसमें जो पैथोजन होता है, जो रोग कारक होता है, वो कौन होता है? प्लांट नहीं होता है, एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। तो आपने नाम याद रख लेना है। एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण पौधों में एक रोग होता है जिसमें ट्यूमर जैसी सूजन आ जाती है, उसे कहते हैं क्राउन गॉल रोग। ठीक है, तो इसके साथ हमारा टिश्यू इन एक्शन चैप्टर खत्म होता है। मिलेंगे वीडियो में, अगले लेसन को लेकर आऊंगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और ये नोट्स अपनी कॉपी में जरूर उतार लेना।